हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञानिक कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, हिस्टोरियोग्राफी। आप सोचते होंगे ये इतना भारी शब्द है, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि इतिहास यानी हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मेथड, एक साइंस है। तो चलिए आज हम हिस्ट्री के इस कोड को क्रैक करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री एग्जाम में क्वेश्चन सामने है पर समझ नहीं आ रहा कि आंसर लिखना शुरू कैसे करें, परफेक्ट आंसर कैसे लिखें? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि अच्छे आंसर्स का सीक्रेट सिर्फ डेट्स या नाम याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हिस्ट्री को लिखा कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव, इसका फाउंडेशन समझते हैं। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को एनालाइज करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिस्टोरियंस किस रूल बुक को फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं इसके सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो ये हिस्टोरियोग्राफी आखिर है क्या? देखिए, ये पास्ट की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये उस स्टोरी को कैसे बताया जाता है उसकी स्टोरी है। इसका मतलब है इतिहास लेखन का अध्ययन। इसमें हम सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब है हर सोर्स को आंख बंद करके असली नहीं मान लेना, बल्कि उसको अच्छे से जांच परख करना, उसकी गहराई में जाना। तो एक हिस्टोरियन काम कैसे करता है? एक डिटेक्टिव की तरह सोचिए। सबसे पहले वो सारे क्लूज यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज इकट्ठा करता है। फिर वो चेक करता है कि ये क्लूज असली है या नकली, मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी देखता है। उसके बाद वो हर चीज को एनालाइज करता है कि ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा, क्यों लिखा। इसके बाद वो एक अंदाजा लगाता है जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और आखिर में इन सबको जोड़कर वो पूरी कहानी लिखता है जिसे हम हिस्टोरिकल नैरेटिव कहते हैं। लेकिन ये क्रिटिकली सोचने का तरीका हमेशा से नहीं था। इसकी शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर का हाथ था जिनका नाम था रेने डेकार्ट। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। डेकार्ट का फंडा बहुत सिंपल था, डाउट एवरीथिंग। उनका कहना था कि किसी भी चीज पर तब तक विश्वास मत करो जब तक उसका सॉलिड वेरीफाइबल प्रूफ ना मिल जाए। उनसे पहले किसी ने कहा या सुना है वाली बातों को भी हिस्ट्री मान लिया जाता था, लेकिन डेकार्ट ने इस चीज को बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने कहा, पहले सबूत लाओ फिर बात करो। और ये कोट उनकी फिलॉसफी को बिल्कुल साफ साफ बताता है। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू विच आई डिड नॉट क्लियरली नो टू बी सच। इसका मतलब है किसी भी चीज को सच मत मानो जब तक तुम्हें स्पष्ट रूप से पता ना हो कि वो सच है। ये लाइन आपके एग्जाम आंसर्स के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। ये उनके मेथड का पूरा सार है। तो उनके मेथड को हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हर चीज पर शक करो। दूसरा, सोर्स कितना भरोसेमंद है उसकी रिलायबिलिटी चेक करो। तीसरा, उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से क्रिटिकली जांचो। और चौथा, सिर्फ उसी बात पर विश्वास करो जो लॉजिकली प्रूव हो चुकी है। तो उनका गोल्डन रूल क्या था? वेरीफाई देन ट्रस्ट, पहले जांच फिर विश्वास। तो डेकार्ट्स ने सिखाया कि कैसे सोचना है। अब आते हैं हमारे अगले थिंकर वोल्टेयर पर। उन्होंने बताया कि हिस्टोरियन को किस बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वोल्टेयर को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी आधुनिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके टाइम की हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ राजा महाराजा, उनकी लड़ाइयाँ, उनके संधि पत्र, बस यही सब लिखा होता था। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इससे कहीं ज्यादा है। तो वोल्टेयर ने क्या बदलाव लाया? देखिए, उनसे पहले हिस्ट्री का फोकस सिर्फ राजाओं और पॉलिटिक्स पर था। वोल्टेयर ने इस फोकस को समाज और आम लोगों पर शिफ्ट किया। पहले सिर्फ युद्ध की क्रोनोलॉजी लिखी जाती थी। उन्होंने कहा सोशल ट्रेडिशंस यानी रीति रिवाज और इकोनॉमी यानी व्यापार और खेतीबाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले हर घटना को भगवान की मर्जी बोल देते थे, लेकिन वोल्टेयर ने कहा नहीं, हिस्ट्री इंसान के कामों और उसकी बुद्धि से बनती है। उन्होंने हिस्ट्री को हम सबसे आम इंसान से जोड़ा। और उनका सबसे बड़ा विचार यही था, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। मतलब इंसानी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो उनका खाना पीना हो, उनके कपड़े हो, उनका व्यापार हो, सब कुछ हिस्ट्री लिखने के लिए जरूरी है। हिस्ट्री को उन्होंने राजा के महल से निकालकर आम आदमी के घर तक ला दिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 20वीं सेंचुरी में। फ्रांस में कुछ हिस्टोरियंस ने मिलकर वोल्टेयर के आइडियाज को एक नए लेवल पर ले गए। उन्होंने एक नई स्कूल ऑफ थॉट, एक नई विचारधारा शुरू की जिसे कहते हैं द एनाल्स स्कूल। एनाल्स स्कूल का आइडिया बहुत अलग था।
उनका कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ कुछ सालों में होने वाली घटनाओं या बड़े लोगों की कहानी नहीं है। हिस्ट्री पर उन चीज़ों का असर होता है जो बहुत धीरे धीरे सदियों तक चलती हैं, जैसे कि किसी जगह का क्लाइमेट, वहाँ की ज्योग्राफी या वहाँ के लोगों की मानसिकता। ये चीज़ें हिस्ट्री को गहराई से शेप करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने किन चीज़ों पर स्टडी की? उन्होंने क्लाइमेट यानी वहाँ के मौसम पर स्टडी की, वहाँ के आम लोगों पर, खेती पर, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर। उन्होंने सब कुछ स्टडी किया। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ उन्होंने स्टडी की, कलेक्टिव साइकोलॉजी। इसका मतलब है एक पूरी सोसाइटी एक साथ, एक समय पर क्या सोचती है, क्या महसूस करती है। वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि राजा ने क्या किया, वो ये भी देखते थे कि एक आम किसान क्या खा रहा था, क्या सोच रहा था। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को एक साथ देखें तो क्या दिखता है? पहले पुराने ज़माने में हिस्ट्री मतलब सिर्फ राजा और लड़ाइयाँ। फिर 18th सेंचुरी में वोल्टेयर आए, जिन्होंने इसमें समाज और इकोनॉमी को जोड़ा। और उसके बाद 20th सेंचुरी में अन्नालस स्कूल ने तो क्लाइमेट, ट्रेड और लोगों की सोच को भी हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। हिस्ट्री का दायरा, उसका स्कोप धीरे धीरे कितना बड़ा होता गया। चलिए, अब हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, तो आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए एक छोटा सा चेकलिस्ट बनाते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाए। ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। पहला, हिस्टोरियोग्राफी। इसका मतलब है हिस्टोरिकल नैरेटिव की क्रिटिकल राइटिंग। दूसरा, रेने डेकार्ट। इनका नाम आते ही याद रखो, वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज। तीसरा, वोल्टेयर। इनके लिए दो बातें याद रखो, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और चौथा, अनाल्ड स्कूल। इनका मेन आइडिया था कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि क्लाइमेट, लोग और ट्रेड के बारे में भी है। ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पूरा होता है, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, डेकार्ट का सख्त सबूत पर आधारित मेथड या फिर एनाल्ड स्कूल का टोटल हिस्ट्री वाला अप्रोच, इनमें से कौन सा तरीका हमें बीते हुए कल को समझने का सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल तरीका देता है? इस पर जरूर सोचना। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका हिस्ट्री टीचर। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 हिस्टोरियोग्राफी द इंडियन ट्रेडिशन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक कहानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये कहानी कौन सुनाता है। आज हम इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग के इवोल्यूशन को समझेंगे। वी विल सी हाउ द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट हैज बीन टोल्ड, रीटोल्ड एंड इवन चैलेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? फर्स्ट, हम एक क्विक चैप्टर रीकैप करेंगे ताकि सारे मेन पॉइंट्स रिफ्रेश हो जाएं। फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उसके बाद कुछ की कॉन्सेप्ट्स जैसे सबाल्टर्न हिस्ट्री क्या है उसको डिटेल में समझेंगे। देन वी विल मूव टू शॉर्ट नोट्स एंड एक्सप्लेन विद रीजंस टाइप क्वेश्चंस। और आखिर में लॉन्ग आंसर्स को परफेक्टली कैसे लिखना है उस पर फोकस करेंगे। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ क्विक चैप्टर रीकैप। डिटेल में जाने से पहले एक बात बिग पिक्चर देखना जरूरी है। To understand the different schools of history writing, we first need to see the big picture of how this tradition has evolved over many centuries in India. यहाँ आप एक क्लियर प्रोग्रेशन देख सकते हैं। शुरुआत होती है एंशिएंट पीरियड से, जहाँ पुरानाज, एपिक्स जैसे महाभारत, रामायण और हिस्टोरिकल बायोग्राफीज जैसे बाना भट्टा की हर्षचरिता में हमें हिस्ट्री मिलती है। फिर आता है सल्तनत पीरियड, जहां पर्शियन हिस्टोरियंस जैसे जियाउद्दीन बरानी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जिन्होंने रूलर्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। इसके बाद मुगल पीरियड में खासकर महाराष्ट्र में बखार्स लिखे गए। और फिर आए ब्रिटिश। उनका हिस्ट्री लिखने का तरीका एकदम अलग था, जिसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। और इसी के रिएक्शन में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्टोरियंस ने अपने तरीके से हिस्ट्री लिखना शुरू किया, जिससे नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न जैसे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हुए। तो ये एक कॉन्वर्सेशन जैसा है, जहां हर नया हिस्टोरियन पिछले वाले के काम को चैलेंज कर रहा था। चलिए अब देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। Let's look at these pairs one by one. First, who were the Shudras? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बुक है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज यानी आम लोगों की बात करती है। तो ये सबऑल्टर्न हिस्ट्री के आइडिया से बिल्कुल मैच करता है। सेकंड, स्त्री पुरुष तुलना।
ये ताराबाई शिंदे का काम है और ये इंडिया में फेमिनिस्ट हिस्ट्री का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ वाला देखते हैं, ग्रांट डफ। ग्रांट डफ एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, सो ऑफ कोर्स उसकी राइटिंग कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से ही होगी। ये भी सही है। तो बचा कौन सा? द थर्ड वन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो थर्ड पेयर इज रॉन्ग। वी.डी. सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल यानी अमीर गरीब के कॉन्फ्लिक्ट की बात करती है, लेकिन सावरकर का फोकस क्लास स्ट्रगल पर नहीं था। उनका मेन पर्पस था 1857 के रिवोल्ट को एक म्यूटिनी या गदर से बढ़कर इंडिया की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में प्रेजेंट करना। इससे लोगों में नेशनल प्राइड यानी देशभक्ति की भावना जागे, और जहां नेशनल प्राइड और नेशनल ग्लोरी की बात आती है वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहलाती है। सो द करेक्ट पेयर इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अभी हमने नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की बात की, पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आया था, सबऑल्टर्न। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हिस्ट्री लिखने का एक और तरीका नहीं है, बल्कि इसने पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कौन है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सबऑल्टर्न हिस्ट्री? देखिए, सबऑल्टर्न का सीधा सा मतलब है ऑफ इंफीरियर रैंक या बॉटम मोस्ट रैंक्स, मतलब समाज के आम लोग। तो सबऑल्टर्न हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो राजा महाराजाओं, पॉलिटिशियंस या जनरल्स की नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों, आदिवासियों जैसे आम लोगों की कहानी बताती है। It's basically history told from the perspective of those at the bottom of the social ladder. इसका सवाल यही है, what was life like for the common people? इस अप्रोच को फॉर्मली इंडियन हिस्टोरियन रंजीत गुहा ने शुरू किया था। इसका मेन एम था एलीट सेंट्रिक हिस्ट्री को चैलेंज करना, यानी उस हिस्ट्री को जो सिर्फ ग्रेट मैन या बड़े लोगों पर फोकस करती है। और क्योंकि आम लोगों के बारे में सरकारी रिकॉर्ड्स में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए सबऑल्टर्न हिस्टोरियंस ने अलग सोर्सेस का इस्तेमाल किया, जैसे कि फोकलोर यानी लोक कथाएं, ओरल ट्रेडिशंस, गाने, इन सब चीजों से हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की। बट इसका स्पिरिट महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर जैसे थिंकर्स के काम में पहले से ही मौजूद था, जिन्होंने हमेशा ओप्रेस्ड कम्युनिटीज की आवाज उठाई। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन शॉर्ट नोट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसको ठीक से समझेंगे ताकि आप एग्जाम में इस पर एक परफेक्ट शॉर्ट नोट लिख पाएं। ये कोट नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के दिल की बात कहता है। ये हिस्ट्री किसी एकेडमिक बबल में नहीं लिखी गई। ये एक डायरेक्ट पैशनेट रिस्पॉन्स था उस तरीके के खिलाफ जिस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियल राइटर्स इंडिया के पास्ट को पोर्ट्रे करते थे, बैकवर्ड, केओटिक, स्टैग्नेंट। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का मकसद इस नैरेटिव को काउंटर करना था। वो इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करके लोगों में प्राइड और सेल्फ एस्टीम रिस्टोर करना चाहते थे। एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आंसर कैसे लिखना है ये समझना बहुत जरूरी है। 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्टेप 1, डेफिनेशन, बताइए कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल राइटिंग्स के रिस्पॉन्स में शुरू हुआ। स्टेप 2, पर्पस, इसका मकसद था नेशनल प्राइड को रिस्टोर करना। स्टेप 3, की फिगर्स, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, वी.के. राजवाड़े और वी.डी. सावरकर जैसे हिस्टोरियंस का नाम मेंशन कीजिए। स्टेप 4, एग्जाम्पल, सावरकर की बुक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और स्टेप 5, एक्नॉलेज द लिमिटेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि देशभक्ति पर इतना फोकस था कि कभी-कभी इंडिया के पास्ट की कमियों को, यानी उनकी क्रिटिकल एनालिसिस को नजरअंदाज कर दिया जाता था। एक बैलेंस्ड आंसर हमेशा आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। बाय द वे, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब आते हैं एक्सप्लेन विथ रीजंस वाले क्वेश्चंस पर। यहां क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ इंपॉर्टेंट होता है। हमारा सवाल है, बखर, अ टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? देखो, बखर्स बेसिकली मराठा एम्पायर के टाइम के हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं, मतलब उस जमाने में लिखी गई कहानियां। लेकिन एक बात याद रखनी है, बखर्स में फैक्ट्स के साथ साथ मिथ्स और लेजेंड्स भी मिक्स होते थे। इसलिए आज का हिस्टोरियन उसे वर्ड टू वर्ड सच नहीं मान सकता, उसको दूसरे सोर्सेज से वेरीफाई करना पड़ता है। बट उनकी असली वैल्यू इस बात में है कि वो हमें उस दौर के लोगों की सोच, उनके बिलीव्स और वो अपनी हिस्ट्री को कैसे देखते थे, इसकी एक अनमोल झलक देते हैं। वो उस समय के कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप सभासद बखर या पानीपच्ची बकर याद रख सकते हैं। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वी.के. राजवाड़े। राजवाड़े जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी स्पेशली इन महाराष्ट्र में क्या था? इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है, चलिए देखते हैं। वी.के. राजवाड़े की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में है, हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज।
उनके लिए हिस्ट्री सिर्फ राजाओं की लड़ाइयां नहीं थीं, हिस्ट्री मतलब पूरे समाज की तस्वीर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने जोर देकर कहा कि हिस्ट्री लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स डॉक्यूमेंट्स का ही इस्तेमाल होना चाहिए। नो हियरसे, नो लेजेंड्स, जस्ट प्रूफ, जस्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो एग्जाम में आप पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, उनका काम मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। उन्होंने ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के 22 वॉल्यूम्स एडिट और पब्लिश किए। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। 1910 में पुणे में भारतता इतिहासा संशोधका मंडला की स्थापना की, ताकि रिसर्च का काम उनके बाद भी चलता रहे। थर्ड पॉइंट, उनका जोर हमेशा प्राइमरी सोर्सेस पर था, जो हमने अभी डिस्कस किया। और फोर्थ पॉइंट, उन्होंने हिस्ट्री का स्कोप बढ़ाया, ये कहकर कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि समाज के हर पहलू के बारे में है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 22 वॉल्यूम्स। ये उनकी डेडिकेशन दिखाता है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को गांव-गांव जाकर कलेक्ट करने और प्रिजर्व करने में, ताकि आने वाली जनरेशंस हिस्ट्री को आसानी से और एक्यूरेटली लिख सकें। दिस वॉज अ मॉन्यूमेंटल एफर्ट। तो हमने कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, सबअल्टर्न जैसे अलग अलग नजरिए देखे। हमने राजवाड़े जैसे लोगों को देखा जिन्होंने ऑथेंटिक रिसर्च पर जोर दिया। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, इससे फर्क ही क्या पड़ता है? Why does it all matter? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन कोई डस्टी एकेडमिक डिबेट नहीं है। जिस तरह से हम अपनी हिस्ट्री लिखते हैं वही हमारी आइडेंटिटी बनाता है। हम अपने पास्ट को कैसे देखते हैं उससे ही हमारा प्रेजेंट बनता है, और उसी से हम अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इट इज द वेरी प्रोसेस बाय विच वी कंस्ट्रक्ट आवर आइडेंटिटी। और इसके साथ हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आपको अपने समय की यानी आज के टाइम की हिस्ट्री लिखनी हो तो आप किसकी कहानी बताना पसंद करेंगे? किसका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा? जरूर सोचिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस एक्सप्लेनर। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी फ्यूचर लेक्चर मिस ना करें। अगली बार में हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका हिस्ट्री टीचर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 अप्लाइड हिस्ट्री। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और पुरानी बातें याद करने का सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हुए समझेंगे कि हिस्ट्री का यूज हम अपनी आज की लाइफ में और फ्यूचर के लिए कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचो, एक 500 साल पुराना किला और एक बिल्कुल नया मॉडर्न वीडियो गेम, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कोई पहेली नहीं है, यही तो अप्लाइड हिस्ट्री का जादू है। इस आइडिया का कोर यही है कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शे की तरह काम करता है, और जब तक ये लेक्चर खत्म होगा आप इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ साफ समझ जाएंगे। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर को कैसे कवर करेंगे, ये हमारा गेम प्लान है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम समझेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री है क्या। फिर सेक्शन 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स सीखेंगे। सेक्शन 3 में चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 4 में गिव रीजंस वाले आंसर्स कैसे लिखने हैं वो मास्टर करेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 5, जिसमें हम परफेक्ट लॉन्ग आंसर लिखना सीखेंगे। और आखिर में सेक्शन 6 में पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, आखिर ये अप्लाइड हिस्ट्री है क्या? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। देखो, सिंपल शब्दों में अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब है हिस्टोरिकल नॉलेज, यानी ऐतिहासिक ज्ञान का इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए करना। किस में? उनकी कंटेम्पररी यानी आज की लाइफ में, और उनके फ्यूचर के लिए। इसका एक और नाम है पब्लिक हिस्ट्री। मतलब हम इतिहास को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसे अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और बेहतर कल बनाने के लिए। ये हिस्ट्री को प्रेजेंट से जोड़ने का एक तरीका है। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर या फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। थोड़ी सी ट्रिक और अच्छे नॉलेज से आप इनमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। इन्हें हल्के में नहीं लेना है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। अब इसमें ट्रिक सिर्फ गलत जोड़ी पहचानने की नहीं है। असली स्किल ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से पता हो कि गलत चीज आपको एकदम से अलग दिख जाए। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो गलती तुरंत पकड़ में आ जाती है।
चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके सामने ये पेयर्स हैं। पहला पेयर है कुटियतम संस्कृत थिएटर केरला, ये बिल्कुल सही जोड़ी है। तीसरा पेयर है कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा पेयर देखो, रम्मन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रम्मन वेस्ट बंगाल से नहीं बल्कि गढ़वाल हिमालयाज का एक रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है। देखा, जब आपको सही इन्फॉर्मेशन पता होती है तो गलत जोड़ी को पहचानना कितना आसान हो जाता है। बहुत अच्छे। अब जब हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टेक्निक समझ ली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर के कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया तो आप बड़े से बड़ा आंसर आराम से लिख पाएंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया, अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। अब ये पब्लिक हिस्ट्री क्या है? ये एक ऐसी फील्ड है जो इतिहास को आम जनता के लिए एक्सेसिबल यानी आसान और यूजफुल यानी उपयोगी बनाती है। इसका मकसद है कि लोग अपने पास्ट के साथ, अपने इतिहास के साथ जुड़ सकें। ये हिस्ट्री को किताबों से निकालकर लोगों तक लाने का काम करती है। और आपने पब्लिक हिस्ट्री को अपनी लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस किया है, शायद आपको पता ना हो। जब भी आप किसी म्यूजियम या आर्ट गैलरी जाते हैं या किसी पुराने शहर में हेरिटेज वॉक पर जाते हैं या कोई हिस्टोरिकल फिल्म या डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, ये सब पब्लिक हिस्ट्री के ही एग्जाम्पल्स हैं। इनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि हम सबको हमारे कॉमन पास्ट से जोड़ना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतिहास के बारे में इतनी सारी जानकारी आती कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है आर्काइव्स। आर्काइव्स, जिसे हिंदी में अभिलेखागार कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां पब्लिक रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्सेस को संभाल कर रखा जाता है। ये इतिहास के खजाने की तरह हैं जहां पास्ट के असली सबूत मिलते हैं। और ये आर्काइव सिर्फ पुरानी किताबों की लाइब्रेरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को संभाला जाता है। ये हिस्टोरियंस को आगे लिखने के लिए ऑथेंटिक यानी असली सबूत देते हैं। कभी कभी तो ये आज के ज़माने के लीगल या ज़मीन के झगड़े सुलझाने में भी मदद करते हैं। और तो और पुरानी सरकारी पॉलिसीज़ को समझने के लिए भी आर्काइव्स बहुत काम आते हैं। चलिए अब एक लेवल ऊपर जाते हैं। गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस एक अलग स्किल टेस्ट करते हैं। इनमें सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि आप अलग अलग बातों को जोड़कर एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एक अच्छा रीज़न कैसे बना सकते हैं। चलो इस सवाल को लेते हैं। सवाल है, किसी हेरिटेज साइट यानी विरासत स्थल को कंजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए हिस्ट्री की एक्सपर्टीज यानी इतिहास का ज्ञान क्यों ज़रूरी है? जवाब सीधा सा लगता है, लेकिन फुल मार्क्स के लिए आपको इसे लॉजिकली पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ना पड़ेगा। एक परफेक्ट आंसर के लिए एक क्लियर सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, आपको उस जगह की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यानी ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। स्टेप 2, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा था, कौन सा मटेरियल यूज हुआ था, ये पहचानना होगा। स्टेप 3, जब रिपेयर्स हो रहे हों तो ध्यान रखना होगा कि पुरानी हिस्टोरिकल लेयर्स डैमेज ना हो। स्टेप 4, रेस्टोरेशन का काम हिस्टोरिकली एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जैसा वो पहले था वैसा ही दिखना चाहिए। और आखिरी स्टेप 5, वहां आने वाले विजिटर्स के लिए ऑथेंटिक यानी सही इन्फॉर्मेशन वाला मटेरियल तैयार करना। ये पूरी एक लॉजिकल चेन है और हर कड़ी जरूरी है। इस लेक्चर से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अब आते हैं मेन इवेंट पर, लॉन्ग आंसर। ये वो जगह है जहां आप अपनी सारी नॉलेज को एक साथ लाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए। यहाँ आपका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि स्ट्रक्चर है। सही स्ट्रक्चर से आंसर लिखना। अब इस सवाल को देखिए। इसमें पूछा गया है कि हिस्ट्री का मेथड साइंस, आर्ट्स और मैनेजमेंट, इन तीनों फील्ड्स की रिसर्च में कैसे काम आता है। ये एक बड़ा काम है। अगर आप बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर देंगे तो सब उलझ जाएगा। आपको एक प्लान की ज़रूरत है। और ये है आपका ब्लूप्रिंट, आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो जिसमें अप्लाइड हिस्ट्री को डिफाइन करो। फिर अलग अलग पैराग्राफ में हर फील्ड को एड्रेस करो। एक पैराग्राफ साइंस के लिए जिसमें आप इन्वेंशंस की क्रोनोलॉजी बताओ, एक पैराग्राफ आर्ट्स के लिए जिसमें आप स्टाइल्स का एवोल्यूशन समझाओ, और एक पैराग्राफ मैनेजमेंट के लिए जिसमें पुरानी स्ट्रैटेजी से सीखने की बात करो, और आखिर में एक कंक्लूजन लिखो। ये फ्रेमवर्क फॉलो करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्लियर और टू द पॉइंट रहे। तो अपने आंसर में आप समझाएंगे कि साइंस के लिए हिस्ट्री डिस्कवरीज का टाइमलाइन बताती है, कैसे एक इन्वेंशन ने दूसरे के लिए रास्ता बनाया, और आर्ट्स के लिए हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट देती है। किसी भी आर्ट फॉर्म का असली मतलब तभी समझ आता है जब हम उस दौर को समझते हैं जिसमें वो बना था।
और मैनेजमेंट में तो कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। कोई भी बिजनेस पुरानी गलतियों से सीखता है। हिस्ट्री हमें पुरानी मार्केट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स और प्रोडक्शन प्रोसेस को एनालाइज करने में मदद करती है। इससे हम फ्यूचर के लिए बेहतर और समझदारी भरे डिसीजन ले पाते हैं। हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब एकदम तेज़ी से एक फाइनल रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे मेन आइडियाज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो इस चैप्टर के 4 सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला, अप्लाइड हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ करना। ये हर आंसर का बेस है। दूसरा, आर्काइव्स, यानी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का सबसे ऑथेंटिक सोर्स। रिसर्च से जुड़े क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हेरिटेज, जिसमें टैंजिबल यानी मॉन्यूमेंट्स और इनटैंजिबल यानी हमारी ट्रेडिशंस दोनों आते हैं। और चौथा, पब्लिक हिस्ट्री, यानी लोगों को उनके पास से जोड़ना। बस इन 4 कंसेप्ट्स को ध्यान में रखो और आप कोई भी क्वेश्चन आराम से हैंडल कर लोगे। और इसी के साथ हम लेक्चर के एंड पर आते हैं। वीडियो गेम डिजाइन करने से लेकर बिजनेस प्लान बनाने तक हिस्ट्री के मेथड्स हमारे आसपास हर जगह हैं। तो असली आखिरी सवाल हेलो फ्रेंड्स, सर्वाज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यूजुअली किताबें, डेट्स और बैटल्स, आमतौर पर यही सब। लेकिन सोचो, क्या हो अगर सबसे बड़ी कहानियां कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी गई हों, दीवारों पर पेंट की गई हों, या डांस के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाई गई हों? आज हम इंडिया की ऐसी ही विजुअल हिस्ट्री को समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एक पत्थर, एक बेजान पत्थर कहानी कैसे सुना सकता है? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इंडिया में हजारों सालों से पत्थरों ने ही सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है, लोगों की गहरी आस्था को देखा है और आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को भी रिकॉर्ड किया है। और यही हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में आर्ट ही हिस्ट्री है, जो पत्थरों में, रंगों में और संगीत के रिदम में लिखी गई है। हम इंडियन आर्ट को सिर्फ खूबसूरत चीज़ों की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक जिंदा इतिहास की तरह समझेंगे। ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट की एक अनोखी स्टोरी बुक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस दौर से जहां आर्ट का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था विश्वास, यानी कि फेथ। सदियों तक इंडिया में आर्ट बनाने के पीछे का मकसद पैसा या शोहरत कमाना नहीं था। उसका मेन रीजन था भक्ति। आर्ट एक तरह की प्रार्थना थी, स्पिरिचुअल सच्चाई को समझाने का एक जरिया था। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अजंता की गुफाएं, द अजंता केव्स। सोचिए, लगभग 2000 साल पहले एक पूरी चट्टान को काटकर ये गुफाएं बनाई गईं। ये सिर्फ अंधेरी खाली जगह नहीं है, ये ऐसी गैलरीज हैं जहां दुनिया की कुछ सबसे शानदार पेंटिंग्स मौजूद हैं, और हर पेंटिंग भगवान बुद्धा की लाइफ से जुड़ी कोई ना कोई कहानी सुनाती है। एक तरह से ये एक विजुअल सरमन था, एक ओपन क्लासरूम। यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी है, म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, दीवार या छत पर सीधे बनाई गई एक बड़ी पेंटिंग। इसका पर्पस क्या था? सोचो, उस जमाने में जब बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब ये म्यूरल्स उनके लिए किताबों जैसा काम करते थे। ये सबके लिए एक ऐसी स्टोरी बुक थी जिसे हर कोई देखकर समझ सकता था। रिलीजियस आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाने का ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका था। अजंता के बाद अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है, एलोरा का कैलाशा मंदिर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं नॉट बिल्ट बट स्कल्प्टेड। मतलब इसे बनाया नहीं गया, इसे तराशा गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि ये मोनोलिथिक है, एक ही विशाल पत्थर से बना हुआ। कई जनरेशन्स तक कारीगरों ने एक पहाड़ के ऊपर से शुरू किया और नीचे की तरफ खोदते हुए, तराशते हुए गए। उन्होंने लगभग 4 लाख टन पत्थर काट कर हटाया, तब जाकर ये मास्टरपीस सामने आया। सोचो कितनी डेडिकेशन लगी होगी। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये भक्ति का, डिवोशन का सबसे बड़ा प्रमाण था। उन्होंने सच में एक पहाड़ को पत्थर से बनी प्रार्थना में बदल दिया। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। जैसे जैसे राज्य और साम्राज्य बड़े होते गए, आर्ट ने एक नया रोल ले लिया। अब ये ताकत की भाषा बन गया, अ लैंग्वेज ऑफ पावर। राजा महाराजा बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे, ये कहने के लिए मैं यहाँ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मुझे हमेशा याद रखा जाएगा। ये चीज़ हमें मंदिर आर्किटेक्चर में साफ दिखती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आपको नागरा स्टाइल मिलेगा, जिसका शिखर यानी ऊपर का टावर एकदम पहाड़ की चोटी जैसा कर्व्ड होता है।
वहीं साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल है, जिसका विमाना एक स्टेप्ड पिरामिड जैसा दिखता है और ये आमतौर पर एक बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। ये सिर्फ डिज़ाइन के चॉइसेस नहीं थे, ये अपने अपने रीजन की पावर और कल्चर के आलीशान सिग्नेचर्स थे। एग्जाम के लिए शिखरा और विमाना का डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ, तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर को पावर स्टेटमेंट की तरह यूज करने का आइडिया मुगल्स के टाइम में अपनी हाइट पर पहुंचा। इसकी शुरुआत हुई बाबर से, जिन्हें चारबाग गार्डन्स का बहुत शौक था। ये 4 पार्ट गार्डन लेआउट जन्नत की तस्वीर को दिखाता था और साथ ही नेचर पर एक बादशाह के कंट्रोल को भी सिंबलाइज करता था। फिर आए अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी में इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स को मिलाकर एक नया फ्यूजन तैयार किया। और आखिर में शाहजहां के दौर में इसका सबसे अनमोल नमूना बना ताजमहल, जो सिमिट्री और शान का आखिरी सिंबल है। तो आखिर में बात यह है कि ये इमारतें सिर्फ पत्थर और मसाले से नहीं बनी हैं, ये उन्हें बनवाने वाले राजाओं की ऑटोबायोग्राफी हैं। जब आप किसी मुगल किले को या साउथ इंडियन मंदिर को देखते हैं तो आप असल में उस राजा की सोच, उसकी पसंद, उसके विश्वास और उसके साम्राज्य के लिए उसके विजन को पढ़ रहे होते हैं। सब कुछ आर्किटेक्चर की भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन इतिहास सिर्फ राजा और पुजारी ही नहीं बनाते, इतिहास आम लोग भी बनाते हैं। तो अब इन बड़े बड़े मॉन्यूमेंट से हटकर गांव और कम्युनिटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं लोगों का आर्ट, यानी फोक आर्ट। यहाँ आर्ट रोज की जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स को देखिए, इसमें सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स मिलकर खेती, शादी और नाच गाने के सीन्स बनाते हैं। फिर है बिहार की मधुबनी आर्ट, जिसे ज्यादातर औरतें बनाती हैं। इसमें हर खाली जगह को सुंदर पैटर्न से भर दिया जाता है, त्योहारों पर देवी देवताओं और नेचर की कहानियां सुनाते हुए। और ओडिशा का पट्टचित्र, जिसमें कपड़े के लंबे लंबे स्क्रोल्स पर पूरी पूरी मिथोलॉजिकल कहानियां पेंट की जाती हैं। और ये कहानी सुनाने का तरीका सिर्फ दीवारों या कागज तक ही सीमित नहीं है, ये एक जिंदा परफॉर्मेंस है। जैसे भरतनाट्यम के मुद्राज, यानी हाथों के इशारे, बिना एक भी शब्द बोले कॉम्प्लेक्स इमोशंस और कहानियां बता देते हैं। कथक के तेज फुटवर्क और चक्कर पुरानी दरबारी कहानियों को जिंदा कर देते हैं। ये सब आर्ट फॉर्म्स चलती फिरती लाइब्रेरीज की तरह हैं, जो कल्चर को गुरु से शिष्य तक, एक जेनरेशन से दूसरी तक जिंदा रखती हैं। तो इस सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सब सिर्फ पुराने जमाने की खूबसूरत चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। और ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये विरासत, ये हेरिटेज आज भी हर जगह है। आप इन पुराने डिजाइन्स की झलक आज के फैशन में, हमारे करेंसी नोट्स के मोटिव्स में, फिल्मों में और हमारे त्योहारों में साफ देख सकते हैं। ये आर्ट किसी किताब में बंद इतिहास नहीं है, ये हमारी जिंदा विरासत है, हमारी लिविंग हेरिटेज है। और ये हमें एक आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे हम पिछले दौर के आर्ट को देखकर उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, वैसे ही आने वाली जनरेशन्स हमारे आर्ट को देखेंगे, तो वो क्या देखेंगे? आज हम अपने आर्ट, अपनी बिल्डिंग्स और अपने मीडिया के जरिए कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? जरूर सोचना इस बारे में। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। रिवीजन जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।